दोस्तों, जो 130वें संविधान संशोधन बिल जो संसद में पेश किया गया था बिल को, अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं विपक्षी जो एकता है वो बिखरती नजर आ रही है। कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है ना कि आप अपने जब स्वार्थ में डूबे होते हो तो आपको लगता है कि जब तक आपका स्वार्थ सिद्ध होता है तभी तक आप किसी के साथ चलने के लिए तैयार होते हो। जैसे ही लगता है कि नहीं, यहाँ पे मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आप फटाफट उसका साथ छोड़ देते हो। और ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि जितने भी विपक्षी गठबंधन है, ये पूरा स्वार्थ पे आधारित है। आप जब से गठबंधन बना है तब से उठा के इसके इतिहास को देख लीजिए गठबंधन का। जिस नेता को लगा, ये इवन नीतीश कुमार को देख लीजिए, उनको लगा कि नहीं भाई वो इंडिया अलायंस के संयोजक नहीं बन सकते, तो उन्होंने कैसे बीजेपी के दामन थाम लिया। ठीक है, अभी वो बीजेपी के साथ ही हैं। तो अब यहाँ पे अगर पहले ममता बनर्जी को देखा कि ममता बनर्जी की पार्टी ने सबसे पहले जो जेपीसी में गई इस बिल को, इसका विरोध किया, इसके अगेंस्ट में खड़ी हो गई। उसके बाद अब कांग्रेस के लोग पहले से बता रहे हैं कि उनको पहले से आइडिया था कि ये ममता बनर्जी इस बिल का विरोध कर सकती, मतलब जेपीसी में जाने का विरोध कर सकती है। तो उनको पहले से उनको अनुमान था। लेकिन जिस तरह से अब ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के राह पे चलने का मतलब सोच लिया, तो जितने भी इसके समर्थन में थे, जो बिल जो जेपीसी में जा रही है, उन लोगों को एक बहुत ही करारा झटका मिला है। और अब मैं आपको बात बता दूं एक, कि ये कोई जेपीसी में जाने के बिल को लेकर केवल नहीं है, ये राजनीतिक नेतृत्व कौन करेगा उसकी लड़ाई है। और ये कभी कभी उभर भर के सामने आती है। ममता बनर्जी कभी भी राहुल गांधी की नेतृत्व को मतलब स्वीकार करने को तैयार नहीं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कितनी बार, जब 2024 का चुनाव हारे उसके बाद से ही, उसके बाद 3 जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके बाद से ही आवाज उठने लगा कि भाई अब इस चुनाव में तो ममता बनर्जी के हाथ में कमान देना चाहिए, जो गठबंधन है उसका, क्योंकि राहुल गांधी कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये लड़ाई जी इस बिल के लिए नहीं है, ये लड़ाई है जो मेरे हिसाब से ये लड़ाई है जो राजनीतिक नेतृत्व कौन करेगा। राहुल गांधी आजकल चाहते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व जो है, जो इंडिया अलायंस का करें। ठीक है, जो उनके टीएमसी के लीडर्स हैं, ममता बनर्जी को छोड़कर वो उनके साथ उनके हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन ममता बनर्जी पूरी तरह से खड़ा नहीं हो सकती। अभी आपने देखा होगा पहले भी लालू यादव ने उनको समर्थन, मतलब लालू यादव राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन बाकी लोग उस तरह से स्वीकार नहीं कर, सबका अपना खेमा बटा हुआ है। या केजरीवाल हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ये लोग ममता बनर्जी के खेमे के लोग हैं। इसीलिए ये चीज एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस या इंडिया अलायंस के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो आइए, मैं इसमें ऐसा नहीं है कि केवल मुख्यमंत्री या मंत्री को ही 30 दिन के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है इस बिल के, अगर बिल आ जाएगी तो उसके हिसाब से, मतलब ये कोई भी प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल है। अब ये जो टीएमसी के लीडर हैं, जो आपने डेरेक ओब्रायन है, उन्होंने इसमें बोला कि एक असंवैधानिक विधेयक की जांच के लिए इस जेपीसी के गठन पर जोर देना एसआईआर से ध्यान भटकाने के लिए किया गया एक हथकंडा है। किसी को इस हथकंडे को हथकंडा कहना ही था। मुझे खुशी है कि हमने ऐसा किया। अब आपको पता होगा एसआईआर जो बिहार में चल रहा है वो इसके बाद बंगाल में चलेगा। और ममता बनर्जी पहले से जान रही हैं कि ये जो एक एसआईआर है, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो वोट बैंक है उस पर बहुत बड़ा करारा एक झटका मिलेगा। क्योंकि बहुत से बांग्लादेश से आए हुए नागरिक हैं, रोहिंग्या हैं, उनको यहाँ पे बंगाल में मतदान, उनको वोटर आईडी बनाया गया, उनको मतदान दिया है। तो मुझे लग रहा है जितना बिहार में नहीं आंकड़े साबित सामने आए ना, उससे दोगुना तिगुना आपको बंगाल में देखने को मिलेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद ममता बनर्जी अपने टाइम पे, एक टाइम पे जब वो 2004 में जब उन्होंने इसका विरोध किया था कि भाई बाहर से बाहरी लोग बहुत आ गए हैं, तब भी ममता बनर्जी ने इसके बारे में बोला था। लेकिन अब उसका, उनको लगता है कि उनका वोट बैंक है तो उसके लिए वो नहीं बोलती है। क्योंकि जो
आज तो दुनिया में क्या है ना, नेता लोग को वोट अगर आप दीजिए तो वो कुछ भी आप उनसे करवा लीजिए, वो करने को तैयार होते हैं। अब यहाँ पे अखिलेश यादव जो हैं, जब उन्होंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि सपा जेपीसी का हिस्सा न बनने के मुद्दे पर ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि विधेयक का मूल विचार ही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह विधायक पेश किया है, उन्होंने अतीत में कई मौकों पर अपने ही मामलों का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्हें झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया गया। इसका मतलब है कि किसी को भी आपराधिक मामलों में फंसाया जा सकता है। तो फिर इस विधेयक का मतलब क्या है? मतलब वो बोल रहे हैं कि गृह मंत्री जो अमित शाह थे, जो गुजरात में गृह मंत्री थे, तो उनको भी फंसाया गया। तो जो गृह मंत्री ही मानते थे उस वक्त कि कोई किसी के ऊपर भी केस में फंसाया जा सकता है, तो ये मामले तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो गृह मंत्री ने खुद से स्वीकार किया है, अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि जैसे कि आजम खान, रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी जैसे सपा नेता सलाखों के पीछे पहुंच गए। उन्होंने ये भी कहा कि ये विधायक भारत की संघीय व्यवस्था के साथ टकराव पैदा करता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। मुख्यमंत्री अपने राज्यों में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस ले लेंगे और केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य का विषय है। केंद्र केवल सीबीआई, ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसियों द्वारा मामले को देख रेख सकेगी। अब उन्होंने जो बोलते हैं ना कि एक तरह से बहुत बड़ा कटाक्ष किया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव हमेशा से अपनी कई बार वो राह दिखाते हैं कि वो अलग है। इसी तरह आप देखें कि जो डेरेक ओब्रायन है, उन्होंने भी हर्षद मेहता घोटाले और बोफोर्स मामले पर कांग्रेस सरकारों द्वारा गठित अतीत के पैनलों का हवाला दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि इस आरोप को की ओर भी इशारा किया कि बोफोर्स तोपों के लिए एक कांग्रेस सदस्य ने रिश्वत ली थी। इस मामले में सोचिए, आज के टाइम में टीएमसी इतना बड़ा बात दावा कर रही है। इस मामले में जेपीसी की अध्यक्षता एक बीजेपी सांसद करेंगे, जिनसे एनडीए गठबंधन के सदस्यों का बहुमत होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा ये दोनों पार्टी ने मिलकर विरोध किया है कि जेपीसी में नहीं जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मैंने जो जैसा कि बोला कि ऐसा हुआ क्यों, तो मैंने कहा कि ये बिल मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि जो विपक्षी दल है उसका नेतृत्व करेगा कौन। और अगर सब लोग राहुल गांधी के पीछे खड़े हो जाएंगे तो राहुल गांधी की फैमिली पहले से ही एक लिमिटलेस है, अपने को कानून संविधान से ऊपर मानती है। आपने देखा होगा कि प्रमोद तिवारी ने उनके बारे में क्या बोला था कि भाई उनके लिए, उनके गांधी फैमिली के लिए अलग से कानून होना चाहिए। तो कांग्रेसी ऐसा मानते ही है कि गांधी फैमिली कानून से ऊपर है, और राहुल गांधी खुद भी अपने को कानून से ऊपर मानते हैं। कि अभी आपने उन्होंने बोला कि नहीं भाई मैंने बोल दिया, तो मैंने बोला ना कि भाई वोट चोरी हो रहा तो हो रहा है, इसके लिए मैं एफिडेविट क्यों दूंगा। मैं बोल रहा हूं, मतलब उनकी बात ही कानून हो गया। तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो पहले से जो एक राजनीति में उनको जो एक मिला हुआ है ना पावर, वो उनके ब्लड में दौड़ रहा है। तो वो समझते हैं जितने लोग आज के टाइम में पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है भाई, वो उनके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री, क्योंकि वो पैदा ही प्रधानमंत्री बनने के लिए हुए हैं। तो ये राहुल गांधी के फैमिली का ये जो एक विचार है ना, तो उसको कई बार, ठीक है सब लोग साथ में है, लेकिन कई बार डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और यही नीतीश कुमार के साथ हुआ। नीतीश कुमार कोई ऐसा नहीं बोल सकते केवल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे इसके लिए। उनको लगा कि भाई इतना मैंने मेहनत करके पूरे पूरे जो विभिन्न विभिन्न मतों वाले एकदम बोलते हैं ना कि भानुमति का कुर्मा को जोड़ के और एक बनाया और एक इंडियन अलायंस बनाया, और उनका संयोजक बनाने को कांग्रेस तैयार नहीं थी। तो आखिर उस समय कांग्रेस ने जो उनके उनको जब भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें उनका बारे में बात ही नहीं हुआ। वो लोग खड़गे साहब को आगे कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो चाहते थे कि पूरा कंट्रोल इनके हाथ में रहे, और यही कांग्रेस की नीति रही है। इसीलिए ये जो चल रहा है ना, ये सब जेपीसी का विरोध करना, ये सब मेरे मेरे अनुसार ये सब एक वही है कि हमें हर कांग्रेस में कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि बांस को जमीन में पकड़ने मत दो, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहो कि बांस जमीन में पकड़ने ले। ये देहाती कहावत है। तो वैसे ही है, राहुल गांधी को तो आप विरोध करने दो बीजेपी का, लेकिन राहुल गांधी ही बीजेपी के विरोध करने का चेहरा ना बन जाए, ये नहीं होने देना है। तो ये पूरा मुझे चक्कर लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।